बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि किसी भी तरह से कहीं भी सियासत हो रही हो, वो अवाम के कहने को तो इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन अवामी मसाइल को सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल गेन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। आज वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि आज से जो पिछला साल है उससे पहले नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की कारकर्दगी इसलिए सही नहीं रही क्योंकि इदारों को हमेशा से सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। और इस साल रिकॉर्ड 300 अरब से ज़ायद रिकवरीज हुई हैं, यानी जो गुज़श्ता साल है। ऐसी सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि क्या गुज़श्ता साल ही नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने काम किया है और जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, मुसलसल लगाए जाते हैं ऑपोजिशन की तरफ से कि ये तमाम जो ढोंग रचाया जा रहा है एहतसाब का, ये असल में सिर्फ एक ड्रामा है नहीं है, और अल्टीमेट गोल ये है कि अपने सियासी मुखालिफिन को एक डिफेंसिव पोजीशन पर रखें। क्या इस दावे में कोई सदाकत है या नहीं? इसके साथ साथ कल बहावलपुर का जज साहब, उसके बारे में आज मरीम नवाज साहिबा ने बोला कि बहावलपुर अमूमन सियासी तौर पर इस तरह से एक्टिव नहीं होता, और इस बार जिस तरह का रिएक्शन और जिस तरह की रिसेप्शन उन्हें मिली वो एक दीदनी मामला था। क्या वाकई में जिस तरह से मरीम नवाज साहिबा बोल रही हैं मामला उतना ही अच्छा था? क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिस तरह मरीम नवाज कह रही हैं कि आने वाले वक्तों में इस्तीफा भी देगा और इस्तीफे के साथ साथ लॉन्ग मार्च भी होगी, क्या ऐसा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा? ये भी एक अहम सवाल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम डिस्कस करेंगे मच में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। हज़ारा बरादरी एक बार फिर सरापा एहतजाज है। मुझे याद है आज से 6-7 साल पहले हज़ारा बरादरी ने कोयटा छोड़कर, यानी कोयटा में जो धरना दिया हुआ था उन्होंने, वो छोड़कर कराची के अंदर भी हज़ारा बरादरी ने कायदे आज़म के मज़ार के इर्द गिर्द का अहाता ब्लॉक कर दिया था। उसकी वजह से वहाँ जो बेसिकली मसला था वो यही था कि हज़ारा कत्लेआम नहीं होना चाहिए, और आज एक बार फिर यही बात सर उठाती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर हमारी हज़ारा कम्युनिटी, पाकिस्तान की हज़ारा कम्युनिटी जो कि मेहनत के हवाले से, टैलेंट के हवाले से जानी जाती है, सरापा एहतजाज है। शेख रशीद साहब वज़ीर आज़म के तैयारे पर कोयटा की तरफ रवाना और पहुंच तो गए, लेकिन क्या उनको मना पाएंगे या नहीं? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक ऐसे मौके पर जब डिमांड हज़ारा कम्युनिटी की ये है कि सूबाई हुकूमत इस्तीफ़ा दे दे, ऐसे में एक इंटीरियर के वफाकी वज़ीर कुछ मना भी पाएंगे या नहीं मना पाएंगे, और मामला कहीं स्टेलमेट की तरफ तो नहीं चला जाएगा, स्टैंड स्टिल की तरफ तो नहीं आ जाएगा? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ भी करवाऊंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और सिक्योरिटी सूरत हाल किस तरफ जा रही है। एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। जनरल साहब, एक तरफ हमें सियासी मामलात गड़बड़ होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी गवर्नमेंट कहती है कि हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन साथ ही वज़ीर आज़म साहब ये भी कहते हैं वज़ीरों को, मुशीरों को, स्पोक्स पर्सन को कि आपने ईंट का जवाब पत्थर से देना है। जो अपोजिशन बात करती है आपने उसको प्रॉपर तरीके से टारगेट करना है। ये क्या इस तरफ वाकई में इशारा करता है कि जी मामला ठीक है, या ये हमें ये बता रहा है कि गड़बड़ है, टेंशन है, शो नहीं की जा रही, बात अलग है? देखिए, गड़बड़ और टेंशन अगर नहीं है तो परेशान होने की बात है हमारे लिए, क्योंकि जो मुल्क के हालात हैं, अपोजिशन से आप लाख इख्तिलाफात कर सकते हैं, उन सब के मसाइल हैं अपने अपने, लेकिन कुछ जो बातें, चंद एक जो अपोजिशन बातें कर रही है वो तो बड़ी सॉलिड हैं, बड़ी उनकी वैल्यू है उनकी बातों की। नंबर एक, वो अगरचे उनका भी गरीबों से डायरेक्टली, जैसा आपने इंट्रो में भी कहा, गरीबों का इंटरेस्ट उनका मद्देनजर नहीं है, जस्ट ट्राइंग टू पुल द गवर्नमेंट डाउन। लेकिन मसला तो ये मुल्क में महंगाई है, मसला तो ये है कि उसमें लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, मसला ये है कि जो गवर्नेंस सिस्टम होना चाहिए था, इसे चलना चाहिए था, वो नहीं चल रहा। आपको नजर आ रहा है? आपको हम सब कहते रहते हैं, खान साहब भी बात करते रहते हैं, गवर्नमेंट भी बोलती रहती है, और उनके 3 नंबर ऑफ जो स्पोक्स पर्सन है वो भी लगे रहते हैं बात करने
इन ए वे उनकी बातें ठीक है, लेकिन जो मसला हमारे पास ये है कि फ्रॉम जो एक हाई लेवल पे, टॉप लेवल पे जो हम बात कर रहे हैं, उसका जो टिकल डाउन इफेक्ट है गरीब आदमी को महसूस क्यों नहीं हो रहा? हम क्यों ये नहीं देख रहे कि भाई ये जो मेन स्टेक होल्डर है पाकिस्तान का 22 करोड़ अवाम है, ये क्यों नहीं चल के जा रहे, ये क्यों नहीं गवर्नमेंट के साथ चल रहे, या क्यों नहीं अपोजिशन के साथ चल रहे, इनके मसाइल को हल करने के लिए क्या हो रहा है? ये वो अगर आप सॉलिड चीजें आप देखते हैं तो फिर गवर्नमेंट अगर परेशान नहीं है, फिर गवर्नमेंट के लिए हमें वी नीड टू वरी, परेशानी होनी चाहिए गवर्नमेंट को है भी। एंड आई सी के इमरान खान साहब देखिए, ही इज नाउ जो टीवी पे जिस रेगुलरिटी से आ रहे हैं, मतलब तकरीबन जितने भी एंकर हैं सबको इंटरव्यू दे रहे हैं, ट्राइंग टू पुट हिज व्यू अक्रॉस, लेकिन इतना तक काफी इतनी हद तक नहीं है। वेयर द पॉलिसीज, उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रही है, क्या उनका ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई देख रहा है कैसे हो रहा है, कोई काम कहाँ चल रहा है? तो हम बहुत बातें सुन रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, लेकिन उससे ना तो पेट भरता है ना ही मुल्क तरक्की करता है उससे। राइट अच्छा, नेशनल अकाउंटेबिलिटी के ब्यूरो के बारे में भी आज हम लोगों ने बड़ी अच्छी बात सुनी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ से। मैं एक्स डीजी नैब शहजाद भट्टी साहब की तरफ भी जाऊंगी। शहजाद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। शहजाद भट्टी साहब, इमरान खान साहब कहते हैं कि 300 बिलियन से ज़्यादा जो रिकवरी हुई है पिछले साल में, वो इसलिए हुई है क्योंकि इससे पहले इदारों को काम करने नहीं दिया जाता था, और इमरान खान साहब ने इदारों को फुल ऑटोनॉमी दी है, जो कि आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर उनका हक भी है। क्या ये बात दुरुस्त है कि इससे पहले इतनी बड़ी रिकवरीज नहीं हुई, या ये बात दुरुस्त है कि ये रिकवरी इसलिए हुई क्योंकि काम करने दिया गया, या ये बात ये है कि इमरान खान साहब का अपना जो फोकस था वो एहतसाब की तरफ था, इसलिए इदारे भी उन्हीं के तरीके से चल रहे थे? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको ये तो पता ही है कि तहरीक-ए-इंसाफ का नैरेटिव ही एहतसाब था, तो डेफिनेटली उनका रुख भी एहतसाब की तरफ, और अभी तक भी वो यही चल रहा है। लेकिन अगर अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की तरफ आप देखें, नैब की तरफ देखें, तो इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि जब रिस्टोर हुई है सिविल गवर्नमेंट, अगर आप कहें तो 2008 में पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट आती है, तो पहले दिन ही ये ऐलान कर दिया जाता है कि नैब को बंद कर दें और उसका बजट बंद कर दिया जाता है। तो वो एक बड़ा क्रूशियल पीरियड था जो कि पीपल्स पार्टी के दौर में गुजरा, और उसके ऊपर एक तलवार लटकी रही, और 2 साल तो यही रहा कि आज बंद हुई, कल बंद हुई, और अनसर्टेनिटी में लोगों ने काम किया। उसके बाद जो फिर 2010 से लेकर 2013 तक, यानी एनआरओ के डिसीजन के बाद से, जब उन्होंने उस वक्त के चेयरमैन साहब को सुप्रीम कोर्ट ने नापसंदीदा करार दे दिया, और उसके बाद मरहूम एडमिरल बुखारी साहब तक ये सिलसिला चलता रहा कि आज चेयरमैन है, कल नहीं है, आज है, कल नहीं है, तो क्योंकि वो किसी न किसी वजह से उतरते रहे, तो स्टेबिलिटी नहीं आ सकी। अब 13 के बाद जब चेयरमैन साहब आए, तो उनके ऊपर ये एक कंट्रोवर्सी आ गई कि जी वो शायद एक पार्टी की तरफ से आए हैं। हालांकि वो पीरियड ऐसा था कि नैब की वर्किंग कंसोलिडेट जरूर हुई, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन शायद इतनी रिकवरीज नहीं हुई। अब आपकी बात आती है कि ये वाकई ही क्या ऐसा है कि नैब ने वाकई अब काम किया है, और जस्टिस जावेद इकबाल साहब का रुख जो था वो एक कंसंट्रेटेड था कि जी किसी भी पार्टी की तरफ नहीं करना। हालांकि बड़ी कंट्रोवर्सीज आई हैं, और नैब को कंट्रोवर्शियल भी बनाया गया कि शायद नैब इस करंट गवर्नमेंट को टो कर रही है, इसलिए इनके केसेस सामने नहीं आ रहे और सिर्फ ऑपोजिशन की तरफ आ रही है। जबकि होता यह है कि जो भी गवर्नमेंट पिछली जाती है, वो अगली दफा ऑपोजिशन में अगर बैठी हुई है तो बारी तो उसको आनी है, उसको पिछले 5 साल का हिसाब तो देना है। नहीं, लेकिन ऑपोजिशन में बैठ के क्यों भट्टी साहब, सिर्फ ऑपोजिशन में बैठ के क्यों? गवर्नमेंट में बैठे हुए गवर्नमेंट के अगेंस्ट केसेस क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? बात यह है कि जो लोग ऑपोजिशन में हैं वो पिछली दफा गवर्नमेंट में थे, तो अगर इवन ऑडिटर जनरल भी उनका हिसाब कर रहा होता है, वो भी पीछे चल रहा होता है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुश्किल ये है कि जो हमारी विटनेसेस हैं उसकी प्रोटेक्शन का कोई निजाम नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि उनकी प्रोटेक्शन हो। तो जब वो विटनेसेस सामने नहीं आती, जब गवर्नमेंट मौजूद होती है, और बेशक नैब ने एक बड़ा काम किया, अगर आपको याद हो पीपल्स पार्टी के दौर में उनके वज़ीर आज़म के खिलाफ केसेस बनाए उनके अपने दौर में, और इसी तरह नून लीग के जब गवर्नमेंट थी तो उस दौर में भी नून लीग के वज़ीर आज़म के खिलाफ केसेस बने, उनके वज़ीरा के खिलाफ केसेस बने, उनके दौर में बने। तो तहरीक-ए-इंसाफ क्योंकि अभी 2-2.5 साल हुए हैं, मैं बड़ा श्योर हूं अगर इनके यहाँ भी करप्शन हो रही है तो 3 साल के बाद इनके भी केसेस नैब सामने लाना शुरू कर देगी। ऐसा नहीं है, नैब इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, सिर्फ उसको थोड़ी सी एक और मैं कहूंगा आपसे, आपकी अगर आपने मुझे टाइम दिया है, कि अगर एक और काम करती है करंट गवर्नमेंट कि नैब को फुल्ली
फुल्ली ऑटोनोमस करें। अभी तक इसके पास फुल ऑटोनॉमी नहीं है, क्योंकि ये इसके पास बजट के लिए इसको गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है, और अगर आज गवर्नमेंट बजट बंद कर दे, कम कर दे, तो इसकी टोटल कैपेसिटी खत्म हो जाती है काम करने की। राइट। अच्छा, ये भट्टी साहब यहीं रुक जाइएगा, मुझे जैल साहब की तरफ भी जाना है ये सवाल लेकर कि जैल साहब, भट्टी साहब कह रहे हैं कि वाकई में अगर तो हो रही हुई करप्शन इस गवर्नमेंट में तो 3 साल बाद ऑटोमेटिकली नैब काम करना शुरू कर देगा। डू यू अग्री टू दैट और नॉट? ये जवाब मैंने लेना है, लेकिन उससे पहले मैं जरा ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद आएंगे, उसके बाद फिर विल गेट द आंसर। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जैल साहब, ब्रेक से पहले पे जाने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़ा था कि थोड़ी देर पहले शहजाद भट्टी साहब कह रहे थे कि वाकई में माजी में गड़बड़ें हुई हैं, चेयरमैन नहीं सही तरीके से रहे, तसलसल नहीं हो सका पॉलिसी का, बट 3 साल 3.5 साल बाद अगर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को लगा कि पीटीआई भी गड़बड़ कर रही है और यहाँ भी करप्शन हो रही है तो इनके केसेस भी सामने आ जाएंगे। आप इस बात पर यकीन करते हैं, कंसिडरिंग कि इन पिछले 2 सालों में बेशुमार स्कैंडल सामने आ चुके हैं, चाहे वो अद्वियात की कीमतें बढ़ाने का हो, चाहे वो आटा चीनी का हो, चाहे वो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें वो बढ़ाने का हो, पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का हो, ये तमाम स्कैंडल्स हमारे सामने आ चुके हैं। तो क्या नेशनल अकाउंटेबिलिटी किस चीज़ का इंतजार करिए? और बीआरटी और मालम जब्बा वाला तो वैसे ही ऑपोजिशन उसका रोना पीटना करते ही रहते हैं। देखिए, एक तो जो आइडियलिज्म की आप बात कर रही है, टाइम हमें वक्त लगेगा वहां तक पहुंचने में, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी एज सच आइडिया ही पाकिस्तान में अजीब किस्म का है। इससे पहले तो क्लर्क पकड़ लिया, पटवारी पकड़ लिया, इससे ज्यादा आगे जाते ही नहीं थे लोग। अब आके जो बड़े हमारे ओलिगार्क्स हैं, बड़ी जो सो कॉल्ड रूलिंग फैमिली जो अपने आप कहलाते हैं, उन पे हाथ पड़े हैं। तो अब आई थिंक वी शुड टेक दैट एज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। नंबर 2, जो आप बात कर रही है, जब भट्टी साहब बात कर रहे थे, इसका इशू की जरूरत है कि नैब को गैर फाल करने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। अब अगर नैब काम कर रहा है, इसमें मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स इसमें भी उठते हैं। अगर 300 बिलियन रिकवरी है तो किस अमाउंट की कितनी परसेंटेज हमने रिकवर किया है और बाकी उसको हलाल करके छोड़ दिया गया उससे, ये एक अलग क्वेश्चन है। इसके ऊपर आपने देखा सिंध में जो पिछले दिनों ये बड़ी जोर शोर से खबर चल रही थी कि उनके ऊपर 500 ऑफिसर्स उन्होंने पील बार्गेन किया, पैसे भी जमा कराया, दे नॉट ओनली बैक ऑन द सीट बल्कि वो तरक्कियां भी पा रहे हैं। तो ये सारे प्रोसेस को हमें एक लाइन में लाते हुए, इसको सही करते हुए, इसमें डेफिनेटली आप देखिए जो अपोजिशन बात कर रही है, पहले भी मैंने कहा कि सब कुछ गलत कह रहे होगा, लेकिन इतना ज्यादा गलत नहीं है उनका कि एज ऑफ नाउ व्हाट वी सी इज के भाई अपोजिशन की पार्टियां ही इनसे सवाल किया जा रहा है उनसे। अल्टीमेटली ये जो पीटीआई है, इसको भी कटहरे में तो आना पड़ेगा और आना चाहिए इनको भी। अगर तो अभी हो सकता तो ये दैट वुड बी आइडियल कि भाई गवर्नमेंट का हो बंदा या कई का बंदा, ऑल आर इन द टॉप। लेकिन अगर नहीं हो रहा इसका तो मैं आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट, आई एम वरीड अबाउट दी जो कैपेसिटी है नैब की, या जिस तरीके से केस को प्रोसिक्यूट करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, वो हम उसको डेवलप करें, उसको बाकायदा एक अपने आइन और कानूनी हैसियत दे दें इसको। राइट। ये भी तो मतलब स्टेप टू स्टेप चल रहा है ना नैब के ऊपर। फिर मैंने कहा जो नैब को गैर फाल करने, जो उसकी इफेक्टिवनेस को कम करने के लिए हमने और बहुत सा गंद किया हुआ है ना। एक नैब तो काम नहीं कर रही, एफआईए काम कर रही है, आपके एंटी करप्शन इदारे वो काम कर रहे हैं, कोई एक ये घपला सा बना हुआ है, इसको स्ट्रेटन आउट करने की जरूरत है। और इसमें लॉ मेकर्स का काम है ये, और लॉ मेकर्स इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। प्रैक्टिकली लीगल ओवरलैप, लॉज का ओवरलैप और इदारों का ओवरलैप भी एक रखना पैदा करता है काम में। भट्टी साहब, मैं फिर से आपकी तरफ आऊंगी। प्ली बार्गेन, आप एक सर्टेन परसेंटेज दे दें, बाकी परसेंटेज आप हड़प जाएंगे, ये तो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है भट्टी साहब। अगर नैब ने रिकवरी कर भी ली है, विच इज अ गुड थिंग, वी अप्रिशिएटिंग दैट, लेकिन अगर रिकवरी की है और प्ली बार्गेन कोई शख्स कर लेता है, वो करप्शन ज़्यादा माल अपने पास रखता है, कुछ परसेंटेज वापस दे देता है, वो तो फिर भी उसका सौदा तो फिर भी प्रॉफिट में रहा। निका, मैं ये परसेप्शन मेरा आपके थ्रू दूर करना चाहूंगा। कहीं भी ऐसा नहीं होता कि कोई परसेंटेज की बात हो। कानून ये कहता है कि जिस शख्स की प्ली बार्गेन हो रही है, अगर उसने 100 रुपए की करप्शन की है तो नैब के पास 1 पैसा कम करने की भी प्रोविजन नहीं है। इंटरेस्टिंग। वो 100 रुपए के 100 रुपए रिकवर करने हैं। और फिर दूसरी बात,
याद रखिए कि नैब फाइनल अथॉरिटी नहीं है प्ली बार्गेन की। प्ली बार्गेन जो है जब ये होती है तो ये कोर्ट में जाती है और कोर्ट उसको इंडोर्स करती है कि ये जो केस था ये वाकई 100 रुपए का था या 50 रुपए का था, और फिर वो कोर्ट उससे पूछती भी है कि कोई किसी किस्म की किसी ने प्रेशराइज तो नहीं किया या कोई पैसे तो नहीं लिए, कोई ऐसी बात तो नहीं हुई है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, कोई परसेंटेज की बात नहीं होती। 100% करप्शन के पैसे रिकवर किए जाते हैं, वरना प्ली बार्गेन नहीं होती है। बहुत सारे लोगों की प्ली बार्गेन इसलिए कैंसिल हुई कि उन्होंने 100% पैसे नहीं दिए। कभी भी नैब और नैब कोई इसमें शेयर नहीं रखती, किसी किस्म का कोई किसी इन्वेस्टिगेटर का कोई हिस्सा नहीं होता कि जिसको कोई इनाम के तौर पर रकम मिलती हो, जैसे और मुख्तलिफ अदारों में ये होता है कि वो सारा ग्रुप डाल देते हैं अपना नाम कि जी हम थे इसके अंदर, हमने जो रिकवरी की है। नैब के अंदर ऐसा केस बिल्कुल नहीं है। जो रिकवरी होती है वो सेंट्रल जाती है और 30 दिन के अंदर अंदर जिस जिससे मुतल्लिक रिकवरी आई होती है वहां चली जाती है। अगर किसी बैंक का डिफॉल्ट थी, बैंक को पैसे वापस चले जाते हैं। अगर इंडिविजुअल्स के थे, इंडिविजुअल्स को चले जाते हैं। और अगर किसी गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के थे तो उनको पैसे वापस चले जाते हैं विदिन 30 डेज। और ये बिल्कुल आप निकाल दीजिए इस चीज को। मैं आपके थ्रू ये सब पूरी कौम को ही बताना चाहता हूं कि नैब किसी किस्म की प्ली बार्गेन परसेंटेज वाइज नहीं करती, 100% करती है। राइट, ठीक। अच्छा, अब जल साहब मैं फिर आपकी तरफ आऊंगी कि एक तरफ हम लोग नैब जदगान देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम फ्यूचर नैब जदगान देख रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि लीडरशिप का फुकदान हमें दोनों अतराफ नजर आ रहा है। इमरान खान साहब जो विजन लेकर आए हैं वो विजन शायद उनके बहुत सारे पार्टी के लोग समझ नहीं पा रहे हैं या इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, व्हाटसोएवर द रीजन इज। लेकिन इसका फायदा, जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे कि ऑपोजिशन उठा जरूर रही है। बहावलपुर का जलसा, मरियम नवाज साहबा कहती हैं बहुत अच्छा जलसा हुआ, इससे बेहतर कोई जलसा बहावलपुर में हो नहीं सकता। अब लाहौर के जलसे के बारे में भी यही कहा था और इससे पहले जलसों के बारे में भी यही कहा था, बट बहुत ट्रैक्शन नहीं मिल रही ऑपोजिशन को भी। हालांकि हमें गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस में मसले नजर आ रहे हैं लेकिन ऑपोजिशन भी कोई कामयाब नहीं जा रही। क्या अवाम ये समझ चुके हैं कि दोनों अतराफ ही लीडरशिप का फुकदान है, कहीं भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है? और अगर हमारे पास यहाँ ट्रेजरी बेंचेस में ऑपोजिशन में कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर क्या करें? तीसरी ऑप्शन क्या है हमारे पास? देखिए, यही सबसे बड़ी जो मैं बार बार बात ये करता रहता हूं कि जो 22 करोड़ अवाम है, वो जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं सारे गेम में, वो इस सारे से अपने आप को ला ताल्लुक करते हुए नजर आते जा रहे हैं आपको। क्योंकि गवर्नमेंट तो जो कर रही है वो कर ही रही है, वो सारे अवाम तो उसको भुगत रहे हैं, अच्छा करे बुरा करे वो हमारे सामने है। ऑपोजिशन जब ये बात करती है और ऑपोजिशन के साथ लोग नहीं चलते, इसका मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट से वो नाखुश है तो ऑपोजिशन से भी ज्यादा खुश नहीं है वो लोग, इसलिए कि ऑपोजिशन का अपना एक को नैरेटिव सही नहीं है। नंबर 2, जो ऑपोजिशन पार्टी की लीडरशिप आपको नजर आती है उनकी क्रेडिबिलिटी इज लेस देन 0 इस वक्त जो आप देख रहे हैं सारे इसमें। और तीसरा ये है को सब पूछते हैं, देखिए कि भाई अब जब गरीब की आप बात करेंगे और आपने कोई करोड़ 1.5 करोड़ का ड्रेस और सारा कुछ आप करके बैठेंगी बात, तो कौन उसका आपकी बात सुनेगा इसको? और आप खुद हालात में बैठकर खुद आप इस किस्म की जो लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही हैं, बात का आप गरीबों की कर रहे हैं या कर रही हैं, जो भी बात कर रहा हूं मैं। और अब जब देखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के बारे में ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं और वो जिस तरीके से आग बगोला हुए नजर आते हैं आपको, तो आप देखिए जब एक जो अपने आप को दीनी या वगैरह वगैरह लीडरशिप समझते हैं उनको, अगर उनका ये हाल है तो अवाम किस पे एतमाद करेंगे? ये अवाम की हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस है ना, उनको हमने चलने दिया ही नहीं है। इस वक्त हमारे यहाँ मारूसियत है। कल ही मुझसे कोई बात कर रहा था, मैंने कहा हमने जमहूरियत का गला घोट तो हमने खुद दिया इसके, इट्स ऑलमोस्ट डेड। क्योंकि आप देखिए but this leads to a very dangerous circumstance, जल साहब। हमने अगर अपनी जमहूरियत का गला खुद घोंट दिया है जल साहब, तो फिर वो लोग जिन्होंने इमरान खान साहब की तरफ देखकर एक आखिरी होप के तौर पर वोट दिया है, और अगर ये गवर्नमेंट भी परफॉर्म नहीं कर पाती तो उन लोगों का तो जमहूरियत से ही एतबार उठ जाएगा। ये एक बड़ी डेंजरस सिचुएशन की तरफ लीड कर रहा है। इसका क्या हल निकाला जाए? देखिए, यही बात जो मैं आपसे बात करता हूं, दिस इज व्हाट स्केयर्स मी फ्रैंकली, कि अगर जब लोग इससे अच्छा है बुरा है सिस्टम तो बात की बात है, उस सिस्टम के साथ लोगों की कोई ना कोई जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी अटैचमेंट तो होनी चाहिए, उनका कोई चलना तो चाहिए उसका। अगर उनका स्टेक्स बीच में नजर नहीं आता, इमरान खान को लोगों ने वोट दिए हैं एंड आई एम श्योर पीपल स्टिल हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन इमरान खान पर्सनली एंड
honest education is focused and everything. लेकिन that is उसको एक तरफ रख दीजिए. The matter जो मुल्क को चलाने वाले मसाइल है ना, उससे नबरदाज़ होने के लिए अभी तक भी इस गवर्नमेंट ने अपने आप को सही तरीके से पोजीशन नहीं किया हुआ. That is where it needs to concentrate. बाकी तकरीरें ठीक हम सब सुन रहे. अगर ये नहीं करेंगे देन हमारे मुल्क में फसादात का खतरा है, क्योंकि जब लोग देखेंगे कोई भी कुछ नहीं कर रहा तो लोग तो अब मामलात अपने हाथों में लेते जा रहे हैं. ऑलरेडी अब देखिए वकीलों ने अपना जत्था बनाए हुए, डॉक्टर्स ने अपने जत्थे बनाए हुए, अब जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी वो अपने जत्थे बनाकर बैठी हुई हैं. तो रहमान साहब के जो बयान आपके सामने हैं, उनकी बाकी पार्टी के बयान भी आपके सामने हैं, और बाकी लोग भी जो आप बात करें, जो ये मरियम को पेश कर रहे थे नैब लाहौर में, शुरू कर दिया गया था. ऑलरेडी हम उस तरफ तो जा रहे हैं, उस तरफ. ये चीजें हैं जो खतरनाक हैं. दिस इज व्हाट वी नीड टू अरेस्ट. ठीक, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू आस्क एंड देन फिक्स एज वेल. सिर्फ ज़बानी कलामी बात करने से कुछ नहीं जाएगा. इमरान खान साहब के कंधों पे ये बहुत बड़ा चैलेंज है. जल साहब बहुत शुक्रिया, भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया. ब्रेक की तरफ जाएंगे. ब्रेक के बाद हमने बात करनी है मच में जो वाकया हुआ, और उसके बाद एक बार फिर हज़ारा कम्युनिटी को सरापा एहतजाज बनना पड़ा. इस हज़ारा कम्युनिटी के बारे में भी बात करेंगे, क्यों एहतजाज हो रहा है उसके हवाले से भी बात करेंगे, और क्या होने जा रहा है इस हवाले से भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. 11 कारकुनों की जान ले ली जाती है. कान के मालिकान लेवीज की जो खिदमात हैं वो नहीं एक्सेप्ट करते ताकि वो पैसा बचा सके. लेकिन ये पैसा क्या इन कारकुनों की जान से ज्यादा अजीज था? बलोचिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी सर उठाने लगी, और ऐसा लगता है कि दुश्मन जिसके तमाम अजाइम, नापाक अजाइम बड़े एविडेंटली दुनिया के सामने आ रहे हैं, चाहे वो EU डिसइंफोलैब हो या कोई और मामला हो पाकिस्तान को मलाइन करने के हवाले से, या पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने के हवाले से, कुलभूषण यादव के हवाले से हो, या फिर अभिनंदन के हवाले से, तमाम की तमाम चीज़ें सबके सामने आने लगी है, दुनिया के सामने आने लगी है. कश्मीर के अंदर मजालिम, भारत जो जिन मजालिम के पहाड़ तोड़ रहा है वो भी तमाम दुनिया के सामने आने लगे हैं. ऐसे में डिस्ट्रैक्शन के लिए बलूचिस्तान में एक बार फिर मामलात गड़बड़ किए जाने लगे हैं. हमें ये भी मालूम है अफगानिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को एक बार फिर सरगर्म करने के लिए भारत का किरदार था. अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम बलूचिस्तान में ये वाकया, फायरिंग से इन लोगों की जानें चली जाना, कारकुनों की जानें चली जाना, उसके बाद एहतजाज होना और डिमांड ये आना कि सूबाई हुकूमत रिजाइन करे. क्या करने लगी है सूबाई हुकूमत, इस सवाल से बात करेंगे. लियाकत शाहवानी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि स्पोक्स पर्सन हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट के. थैंक यू सो मच शाहवानी ने ज्वाइन किया. शाहवानी साहब, मामला गड़बड़ होता जा रहा है. बलूचिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी सर उठा रही है. अब ये डिमांड आ गई है कि बलूचिस्तान हुकूमत रिजाइन करे. क्या बलूचिस्तान हुकूमत रिजाइन करेगी, मनाएगी, और कैसे मनाएगी अगर वो आपसे बात करने को तैयार नहीं है एहतजाज करने वाला? जी, वो बात करने को तैयार हैं और हम इंगेज्ड हैं, और बलूचिस्तान गवर्नमेंट पे उनको कॉन्फिडेंस है, उनको ट्रस्ट है. ये वो गवर्नमेंट है जिसने अपने दौर में इस तरह के जो वाकयात हैं और लॉ एंड ऑर्डर का, उसको 75% उसमें बेहतरी लाई है. तो वो भी इस बात को समझते हैं, एक्नॉलेज करते हैं. लेकिन चूंकि इस वक्त एक बड़ा जबर हुआ है, बड़ा जुल्म हुआ है, दे आर एग्रीव्ड, दे आर हर्ट, वो जज्बाती होना उनका हक बनता है, और वो जो भी मुतालबात कर रहे हैं आउट ऑफ दी जो उनके सेंटिमेंट्स हैं, उनके जज्बात हैं, इस वक्त वो पेन है, उसकी वजह से. अदरवाइज 80% ये लोग जो है हमारे हज़ारा बहन भाई, हज़ारा बरादरी, वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से. लेकिन शाहवानी साहब, आप एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ बलूचिस्तान कह रहे हैं कि हमारे साथ बात करने को तैयार हैं, लेकिन मेरे अपने सोर्सेज, वहां मौजूद लोग ये बता रहे हैं कि उनको बहुत गुस्सा है बलूचिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर एट दिस पॉइंट. नहीं, उसमें मुख्तलिफ नुक्ता नजर के लोग हैं. कुछ सिर्फ सूबाई हुकूमत के हद तक भी राजी हैं, लेकिन कुछ का ये ख्याल है कि सूबाई हुकूमत के साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट, वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ बात करना चाह रहे हैं. कुछ का ये नुक्ता नजर है कि वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के साथ या प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे बात करना चाह रहे हैं. तो मुख्तलिफ नुक्ते नजर, मुख्तलिफ आ रहा है. हम भी मुख्तलिफ हवालों से इंगेज्ड हैं. खुद इस वक्त आपको पता है, इस पहली दफा इस असम्बली में 2 हज़ारा जो हमारे भाई हैं वो MPs और दोनों कोलिशन पार्टनर्स हैं. गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के खालिक हज़ारा साहब खुद मिनिस्टर हैं, तो वो खुद इंगेज हैं.
राब्ते में है, हमारे होम मिनिस्टर राब्ते में है, हमारे दीगर जो मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे लोग हैं, वो मुख्तलिफ लेवल से पे इंगेज्ड हैं, मुख्तलिफ आ रहा है, एक नुक्ता नजर नहीं है। अच्छा शबानी साहब ये बताएं, नजर हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। दैट इज गुड। अच्छा ये बताइएगा कि बलूचिस्तान हुकूमत से कुछ बात करने को तैयार है, कुछ फेडरल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन चाहते हैं, वजीर दाखिला शेख रशीद साहब भी पहुंच चुके हैं, उनके जेर सदारत एक इजलास भी हुआ, उसके अहवाल बताएं शाबानी साहब जरा, क्या डिसाइड हुआ? देखिए डिस्कशन, देखिए वो जो जिस लेवल पे जाके मैंने कहा उनको इत्मीनान होगा, उसी लेवल पे जाके हम उनको मुतमईन करेंगे। वो शेख रशीद साहब से इंगेज होते हैं, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से होते हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट से चाहते हैं, जिस लेवल पे भी चाहते हैं। इस वक्त उनके जाहिर है डिमांड्स हैं, 2 डिमांड्स हैं। एक तो ये है कि जो कल्प्रिस्ट हैं, जो टेररिस्ट हैं, उनको फौरी तौर पे अरेस्ट किया जाए, उनको मंजर आम पे लाया जाए, उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। दूसरा मुतालबा वो कहते हैं हमें सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी की हद तक मैंने जिक्र किया कि गवर्नमेंट आते साथ ही 75% हमने लॉ एंड ऑर्डर में बेहतरी लाई है। सिक्योरिटी का ये सूरत हाल है, हजार हमारे बहन भाई जो मुकैयद होके रह गए थे पिछले अतवार में अपने मोहल्लों में, वो मामला की जिंदगी बहाल हो गए हैं, वो खुशहालियां बहाल हो गई थी। और इस मुल्क के दुश्मनों को यही खुशहालियां, ये अमन आश्ती, ये भाईचारगी, ये मामूलात जिंदगी तो नहीं बातें ना, वरना इन मजदूर बेचारों का किसी से क्या दुश्मनी? कोई लॉजिक, कोई रीजन है इनके साथ इस तरह का, इस तरह बेदर्दी से इनको कत्ल करना? कोई उसका रीजन कोई दे सकता है? कोई लॉजिक इसके अलावा और क्या हो सकता है कि एक खौफ व इराज फैला जाए, हरासमेंट फैला जाए? और वही उन्होंने किया है। और ये हरासमेंट इंशाल्लाह ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट है, जाम कमाल साहब की हुकूमत है, कोई हरासमेंट नहीं फैलेगा। हर लेवल पे, हर सतह पे जाके हमने इनको सिक्योरिटी फराहम करना है, सबको सिक्योरिटी फराहम करना है। और जो अच्छा उन कान मालिकान के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा शाबानी साहब, जिन्होंने बेसिकली सिक्योरिटी की पेमेंट की वजह से लेवीज की खिदमात लेने से इनकार कर दिया और अल्टीमेटली उसकी कीमत चुकाना पड़ी इन 11 कारकुनों को? नहीं, उसमें इस तरह की बात नहीं है। लेवीज है, पुलिस है, सारे हमारे सिक्योरिटी की बात तो है ना शाबानी साहब? क्या बात है? सॉरी, सिक्योरिटी लेने से मना तो किया था ना उन कान मालिकान ने, नहीं, पेमेंट की वजह से। ये तो रिपोर्टेड फैक्ट है। हाँ, नहीं, सिक्योरिटी वहां पर मौजूद है। देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस पे एक लहर है, आप अनिका, उस लहर में हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन पे अटैक हुआ, वो निशाना बने, उनकी शहादतें भी हुई है ना। तो ये एक लहर है। इस लहर में अनफॉर्चुनेटली मैं तो उसको उसी वाकये जो तसलसल है उसके साथ कनेक्ट करता हूँ। मैं समझता हूँ टेररिज्म की एक लहर है बलूचिस्तान में, और इस तरह के पहले लहर आते रहे, उनको हमने मुकाबला किया है, उसको कंट्रोल किया है। पिछले अदवार में भी इस तरह के बहुत बड़े लहर आते रहे और पूरे मुल्क में वो लहर फैलते रहे गए हैं। उनको कर्ब करने की भरपूर कोशिश की जाती रही और हालात को बेहतर किया गया। अब भी हालात बहुत बेहतर हो गए थे अगर ये अनफॉर्चुनेट वाकयात कुछ जो पेश आए हैं, अगर ये पेश ना आते। वरना दिसंबर तो जब ये साल क्लोज हो रहा था, बड़े फखरिया अंदाज में वो डिटेल हमने शेयर किया, बड़े खुशहाली के साथ कि चंद एक वाकयात, अनफॉर्चुनेट वाकयात, सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक्स हुए, ये वाकया पेश आया कुछ। इसके अलावा तो जो मामलात बहुत बेहतरी की तरफ आए हैं। इन अदर वर्ड्स शबानी साहब, राइट, गॉट योर पॉइंट। मामलात बहुत बेहतरी की तरफ आए हैं, मामलात जो हैं वो मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। लियाकत शबानी साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मजीद भी बलोचिस्तान की सिक्योरिटी पर इंशाल्लाह आपसे विल डिस्कस सून। बट एक बात तो बड़ी वाज़े तौर पर सामने आ गई, पिछले दिनों सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो अटैक किया गया वो अपनी जगह, उसके बाद ये अटैक, ये बात तो वाज़े है कि दुश्मन एक बार फिर से अपने नाकाम अज़ाइम को सामने लेकर आ रहे। इन्हीं को हम लोगों ने जो है हराना है। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि बलोचिस्तान पाकिस्तान फलता फूलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।